HGT Live 24/7। This is HGT Live 24/7। थोड़ा त्रिपुरा वासियों का पानी में कितना दम है वो भी देखना चाहता हूँ। आप कितना जोर से अपनी आवाज को उठाते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं जब लड़ना है इन चोरों से तो आवाज लगेगी जोरों से, कमजोर का काम नहीं है। और यहाँ पर बैठा हुआ हर कोई मजबूत है, और इसीलिए यहाँ है। कमजोर होता तो उधर चला जाता, कमजोर होता तो कहीं और चला जाता, ये मजबूत है। तो जब मैं कहूं पहले लड़े थे गोरों से, तो आपके यहां से आवाज आना चाहिए कि अब लड़ेंगे चोरों से। चोरों से लड़ना है कि नहीं? लड़ना है ना? तो जब मैं कहूंगा पहले लड़े थे गोरों से, आप कहेंगे अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। दोनों हाथ ऐसे करके पूरी मुट्ठी बंद करके ताकत के साथ लगना चाहिए कि त्रिपुरा से एक आवाज उठी, जो पूरब से आवाज उठे और पश्चिम तक वहां पर पहुंचे, और वहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लगे कि आप उनकी सत्ता के गलियारों में कोई और शेर आए हैं पूरब से उठकर। पहले लड़ते गोरों से, पहले लड़ते गोरों से। इन चोरों से लड़ने के लिए मैं आपको एक और दो चीज बात करना चाहूंगा। समय है ना? 2-4 मिनट मैं और बात आपको करूंगा, आपको फक्र होगा। बैठिए साथी, आपने तो जोश में आकर खड़े होकर नारे बोलने लगे। यही जोश और जुनून चाहिए कांग्रेस के एक एक बम्पर शेर और शेरनी हो गए। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको फक्र होगा आप सबको कि हमारी जो विरासत है, हम गांधी और सरदार और नेहरू के वो विरासत को लेकर चल रहे हैं। हम सिरा तान कर कह सकते हैं कि हमने 3-3 गांधी इस देश की एकता, अखंडता और बंधुता के लिए 3-3 गांधी कुर्बान किए। महात्मा गांधी देश की आजादी के जंग में, और ये संघी कट्टरवाद ने इनको जो है गोली मारकर उनकी हत्या की। और वो लड़ाई क्या थी? देश की एकता, अखंडता और बंधुता। गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। इंदिरा गांधी इस देश की एकता और अखंडता और उसके लिए अपनी छाती में गोलियां खाई और वो देश के लिए कुर्बानी दी। राजीव गांधी वो तमिलनाडु हमारे हिस्सा ना बन जाए, इसलिए शांति सेना को श्रीलंका पहुंचाई। वहां के लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया और राजीव जी को बम से उड़ाकर उनके चिथड़े चिथड़े कर दिए। फिर भी कांग्रेस, जिस गांधी को हम मानते हैं और इसीलिए कहते हैं कि हम फौजी मस्ताने हैं गांधी के दीवाने, हम फौजी मस्ताने हैं गांधी के दीवाने हैं। वो महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक की कुर्बानी हमें याद है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जिस तरीके से देश के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए हम कहते हैं महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के गांधी के हम दीवाने हैं। और ये नाम बड़ा सीना तान के हम लोग लेते हैं। जब हम ये सीना तानने की बात करते हैं, अपनी विरासत की बात करते हैं, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की कि कौन कौन इस देश के लिए कितने कुर्बान हुए, संघियों के पास ऐसी कोई विरासत ही नहीं। भारतीयों को जाकर पूछे कि तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारा पुरखा, एक व्यक्ति बताओ जिसने नाखून कटवाया हो, देश की आजादी के आंदोलन में एक बूंद खून बहाया हो, ऐसा एक संघी बताओ तो कुछ नहीं है। पर वो बोलते हैं आपने गांधी कुर्बान किए हैं तो हमने 3 मोदी दिए हैं। वो पिछड़ों को जो कोने में रहते हैं, झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, जिनके 2 दिन के खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनको जाकर कौन पूछेगा कि तेरा दुख और दर्द क्या है? एक बार संविधान खत्म हो जाएगा तो। इसलिए ये पूरा का पूरा भारत भर में इसी प्रकार से जय भीम, जय बापू, जय संविधान के कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी हर जगह पे लोगों को आगाह करने आई है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा था, अब वेस्ट इंडिया कंपनी लूटेगी। वेस्ट इंडिया क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? अदानी और अंबानी के दोनों के डेरे कहां पर हैं? वेस्ट इंडिया में, दरिया के किनारे पे, गुजरात के एकदम एक कंडला में और एक जामनगर में, दोनों को दोनों पश्चिम में है। तो पहले पूर्व से लुटेरे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब पश्चिम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लोगों की आई है।
और हम उनको मोदानी मॉडल कहते हैं। मोदी, अदानी, अंबानी जब मिल जाए तो मोदानी मॉडल होता है। इस मोदानी मॉडल को हमको उखाड़ कर फेंकना है आने वाले समय में। अब सबकी जिम्मेदारी है, नहीं तो त्रिपुरा में भी कल जाके अदानी और अंबानी के डेरे लगेंगे, बड़े बड़े पूंजीपतियों के डेरे लगेंगे। आपकी की जमीन पर आप सिक्योरिटी गार्ड की तरह बाहर खड़े रहेंगे, मालिक वो बन जाएगा और आप मजदूर बन जाएंगे। ये चेताने के लिए मैं आया हूं और आप सबको मैं नारों के साथ मेरी बात को खत्म करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप नारे जो है बड़ी जोश से, बड़ी ताकत के साथ बोले कि हम ये जो लड़ाई है वो लड़ाई कौन लड़ेगा, ये लड़ाई कौन लड़ेगा। आप करेंगे हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि जब हम इनके साथ कौन चलेगा तो आप बोलेंगे हम चलेंगे, हम चलेंगे। मैं पूछूंगा जब कौन लड़ेगा तो आप लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। देश के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। पीछे तक से आवाज चाहिए, और जिसकी आवाज नहीं उसको कोई सुनता नहीं है। आवाज में दम होना चाहिए। हम वो संगी नहीं है। वो संगीत भारत माता की जय कैसे बुलाते हैं, मैं आपका एक इमिटेट करके बताता हूँ। संगी कोई हो गया तो बोले भारत माता की, ऐसे बोलता है। और जब कांग्रेसी होता है तो कैसे जय बोलता है? भारत माता की जय 3 बार बोलना है, जय 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 ऐसे बोलना है। तो संघियों की तरह जय ऐसा नहीं, बोलो भारत माता की, पूरा हाथ ऊपर करके बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की जय जय जय। ये जयकारा नाभि से निकलता है, और इसीलिए जब मैं नारा बोलूं तो ये नारा भी ऐसे ही, गरीब हो या महिला हो या वृद्ध हो, उसको भी वो एक वोट। ऐसा कोई संविधान हमारे देश में आता? हमारे देश में मनुस्मृति का संविधान आता है, हमारे देश में मनुस्मृति का विधान आता। और वो विधान जो है वो दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, गरीबों को, वो पिछड़ों को मतदान करने का अधिकार नहीं देता, वोट करने का अधिकार नहीं देता। ये यही करना चाहते हैं दोबारा। ये ऐसा संविधान लाना चाहते हैं, ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं कि आने वाले समय में ना बांस रहे और ना बांसुरी बजे। तो आपके लिए आने वाला समय, आपकी पीढ़ी, मुझे तो मैं लगातार इसलिए घूम रहा हूं और पूरी ताकत से ये बात को रख रहा हूं। और राहुल जी आपने देखा होगा ना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला, क्या नारा लेकर चला था? राहुल जी का क्या नारा था? जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला तो क्या नारा लेकर चले थे? भारत को जोड़ो, भारत के एक एक व्यक्ति को, परिवार को, समुदायों को जोड़ो। राहुल गांधी जोड़ने की बात करेंगे, संघी भाजपी तोड़ने की बात करेंगे। और राहुल जी कहते थे कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो ये नफरत का बाजार जो संघियों ने, जो भाजपियों ने जो खड़ा किया है, वो नफरत के बाजार के सबसे बड़े 5 पावर स्ट्रक्चर है। त्रिपुरावासियों आप समझ लीजिए, धर्म की आड़ में वो धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाएंगे, जातियों को बांटेंगे, जातियों के बीच में वो लड़ाई शुरू करेंगे, फिर वो बाजार अपने बाप का कर लेंगे, मीडिया अपनी मालिक का कर लेंगे। एक तो टीवी बहुत आवाज उठाते थे, अदानी ने खरीद लिया, कुछ अंबानी ने खरीद लिया, तो ना मीडिया में आवाज आएगी, ना धर्म के धर्मंधरों से आवाज आएगी, समाज को विभाजित कर देंगे तो ना समाज से आवाज उठेगी। हर जगह पे भाजपा जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहा है। मैं त्रिपुरा के बारे में पूछ रहा था कि त्रिपुरा में कैसी सरकार चल रही है, तो आपसे पूछना चाहता हूं, त्रिपुरा का जो पहले तो विप्लव जो थे वो करप्शन कम करते थे, शायद ज्यादा करते थे, नहीं मालूम है, पर पहली और दूसरी दोनों सरकार मिलकर ये दोनों में ज्यादा करप्ट मुख्यमंत्री कौन? कंपटीशन है ना। कितना प्रतिशत आप मानते हो, कितना परसेंटेज यहाँ चलता है? 10%? उससे ज्यादा, 15? उससे भी ज्यादा। कौन कितना कमा सकता है? उससे भी आधिकारिक तौर पे कैग रिपोर्ट भी कहता है, कैग रिपोर्ट में भी इनके पर कहीं न कहीं अलग अलग 2-3 बड़े प्रोजेक्ट में करप्शन के जो चार्जेस लगे थे वो चार्जेस को भी माना जाए और जनता जो कहती है वो माना जाए, तो कम से कम 10% का करप्शन करते हैं। उसका मतलब है कम से कम, ज्यादा तो 15-20 भी होगा, कभी कभी तो कागजों पर पूरा योजना बन के कागजों पे खत्म हो जाएगा, कहीं 100% वाला भी होता है इनकी सरकारों में। डैम बनते हैं, डैम छू हो जाते हैं, वो अलग बात है। ब्रिज बनते हैं, ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं, अलग बात है।
पर 10% भी गिने सिर्फ, तो पिछले 7 साल में त्रिपुरा की जनता के हक के 21,000 करोड़ रुपया ये भाजपी सत्ताधीशों ने खाए हैं। 21,000 करोड़ रुपया, क्योंकि वो आपका 27 से 30,000 करोड़ का जो बजट है, लाख करोड़ का, तो उसमें से आप एक अमाउंट तय करो कि वो अमाउंट कितना होता है। भाजपा का हर विधायक सालाना कितना करोड़ खाता है, फिर वो चुनाव में खर्च करता है, फिर वो चुनाव जीतता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आने वाले समय में उन पैसों के टक्कर में हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ पैसों की शक्ति होगी, एक तरफ उनके पास धर्म और जाति के विभाजन की शक्ति होगी, पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जनशक्ति के साथ खड़ा रहेगा, जनता के दिलों को जीतेगा, जनता के मुद्दों को उठाएगा। तो आने वाले समय में 2028 में जब चुनाव होगा, तो यहां से संघियों को भगाकर कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो विजयी घोषित होगा। और मैं आप सबको कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता तय कर दे, तो ये भाजपियों को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो गोरों से लड़ लिए थे, इन चोरों की क्या हैसियत है। पहले राहुल जी गुजरात में थे, गुजरात के कार्यकर्ताओं से उनका संवाद चल रहा था। जैसी स्थिति 32 साल से यहाँ पर हमारी सरकार नहीं है, बिल्कुल वैसे ही गुजरात में 32 साल से वहां पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं है, फिर भी कांग्रेस का कार्यकर्ता 1, 2 साल, 5 साल सत्ता में ना रहे तो संघी आदि चड्डी वाले कहां से कहां भाग जाए मालूम नहीं चलेगा। यहां तो 32 साल से सरकार ना होते हुए भी आप सब अड़िखम योद्धा हैं, आप सब कांग्रेस के बब्बर शेर हैं। यही राहुल जी भी संदेश देते हैं लगातार। मैं कुछ देश भर की चिंता के बारे में बात करूंगा और फिर कुछ यहाँ के त्रिपुरा की जो चिंता है उसके बारे में बात करूंगा। क्यों हमारे खड़गे साहब को, राहुल जी को, सोनिया जी को ये निर्णय लेना पड़ा कि हम जय बापू, जय भीम, जय संविधान का कार्यक्रम करेंगे। क्यों ऐसा हमें प्रतिज्ञा करके पूरे भारत में ये सम्मेलनों की जरूरत पड़ी। गुजरात से लोकसभा में सांसद बना हुआ आज का हमारे देश का गृह मंत्री, जिसको हमारी ही देश की कोर्ट ने तड़ीपार किया था, जिसको हमारे देश की कोर्टों ने तड़ीपार किया था, वो आज हमारे देश का गृह मंत्री है। वैसा अमित शाह संसद के अंदर, जो हमारे देश का सर्वोच्चालय है, जो हमारे देश का पवित्र जगह है, जहां देश के लिए संविधान बनता है, संवैधानिक बदलाव, सुधार जो भी करना है उसकी चर्चा जहां पर होती है, वो संसद के मंदिर के अंदर अमित शाह ने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया और कहा कि आंबेडकर 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 करते हो। इतनी बार आपने भगवान का नया नाम लिया होता तो 7 बार आपको स्वर्ग मिलता था। आप सबको क्या स्वर्ग में पहुंचाना चाहते हैं? क्या सभी के लोगों को क्या उसी बहाने बाबा साहब का अपमान करके आप हमारे देश के संविधान का अपमान करना चाहते हो? वो बाबा साहब जिसको दर्द मालूम था, वंचित, पीड़ित, शोषित होना वो क्या है, वो एक दलित के बेटे को मालूम था। वो दलित के बेटे का नाम बार बार लेने से ये मनुवादी, मनुस्मृति लाने वाले लोगों को बड़ा परेशानी होता है। वो चैलेंज बाबा साहब को सिर्फ नहीं कर रहे थे, वो अपमान सिर्फ बाबा साहब का नहीं कर रहे थे, वो अपमान भारत की जनता का कर रहे थे, भारत का हर आदिवासी का अपमान कर रहे थे, भारत का दलित का अपमान कर रहे थे, भारत की महिलाओं का अपमान कर रहे थे, भारत का हर पिछड़े का, हर किसान का और हर मजदूर का। वो अमित शाह वहां पे पार्लियामेंट में अपमान कर कर कह रहा था कि ये हम नहीं मानते संविधान को, संविधान बनाने वाला इनडायरेक्टली वो मैसेज दे रहा है। वो आए थे तो जो व्यवस्था वहां मिलती है, आपके लिए तो व्हीकल को भी रोक दिया गया था, आप लोगों को गाड़ियां भी नहीं मिली थी, आप लोगों को बड़ी परेशानी के बीच में ये काम, ये सम्मेलन आपने किया है। तो मैं आप सबका तहे दिल से नमस्कार करता हूं, आप सबको सलाम करता हूं।
आज की ये जय बापू, जय भीम, जय संविधान सभा में उपस्थित हमारे आज के जातीय कांग्रेस जिंदाबाद।